नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज क्लास 40वीं है। हमने पहली क्लास में अब पिछली क्लास में पढ़ा था कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है। आज पढ़ेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस के प्रकार, यानी संज्ञानात्मक असंगति में टाइप्स कितने हैं। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें देख लेंगे। पहला है बिलीव डिसोनेंस। समय नहीं बर्बाद करना है, सीधे समझना है कि क्या है ये। पहला है बिलीव डिसोनेंस, विश्वास का द्वंद्व। अब डिजीज डिसोनेंस का मतलब क्या है समझिए आसानी से। जब आपके अंदर होता है ना कभी कि जब आपके अंदर दो विरोधाभासी विश्वास हो, ठीक है, तो बिलीव डिसोनेंस होता है। कैसे, उदाहरण लेंगे उससे समझ में आ जाएगा कि जब हमारे अंदर दो विरोधाभासी विश्वास किस टाइप के होते हैं। मान लीजिए आप मानते हैं कि हर इंसान को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी मानते हैं कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ऐसे ऑलमोस्ट मानते हैं लोग, ठीक है। तो फिर भी आप जो है जातिवाद से जुड़े हुए व्यवहार को सही मान लेते हैं। सुनाई दिया, समझ में आया? यही है बिलीव डिसोनेंस। मतलब आपके अंदर दो विरोधाभासी विश्वास, आप मानते हैं कि हर इंसान जो है इंसान को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन आप जो है जातिवाद से जुड़े व्यवहार को भी सही मान लेते हैं। तो तो आपके दो विश्वास आपस में टकरा रहे हैं, यही है बिलीव डिसोनेंस। अब दूसरा है बिहेवियरल डिसोनेंस, यानी व्यवहार का द्वंद्व। क्या होता है? होता ये कि जब आपका व्यवहार, ठीक है, जब आपका व्यवहार यानी बिहेवियर आपकी सोच और आदर्शों से मेल नहीं खाता, आपके आइडियल्स क्या है, आपके थॉट्स क्या है, उससे आपका व्यवहार जो है मैच नहीं करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं बिहेवियरल डिसोनेंस। उदाहरण, मान लीजिए आप सोचते हैं कि प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान होता है, आप ऐसा सोचते हैं, फिर भी आप रोज़ प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करते हैं। होता ही है ना, घर में आप आराम से बैठे हुए हैं, नहीं आप कहते हैं कि नहीं यार प्लास्टिक छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप मजबूर हैं क्योंकि घर वाले भी प्लास्टिक की बोतल ला देते हैं। लोगों को जो है घर वालों को मना भी करते हैं, लेकिन बार बार ला देते हैं, कहते हैं चुप रहो अपना काम करो। तो आप भी मजबूरी में रहता है, लेकिन आप जाके बोतल उठा के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या है ये बिहेवियरल डिसोनेंस। मतलब आप मानते तो हैं कि इससे पर्यावरण का नुकसान होता है, लेकिन फिर भी इसका यूज कर रहे हैं। तो ये विचार और व्यवहार में टकराव है, और यही है बिहेवियरल यानी व्यवहार का द्वंद्व, डिसोनेंस। अब तीसरा है डिसीजन बेस्ड डिसोनेंस, ठीक है, निर्णय से जुड़ा द्वंद्व। अब क्या है ये, समझिए। होता क्या है कि जब आप कोई बड़ा निर्णय लेने के बाद पछताने लगते हैं, आप कोई डिसीजन लेते हैं उसके बाद पछताते हैं या सोचते हैं कि कोई दूसरा विकल्प बेहतर होता है आप लोगों से, कोई एक डिसीजन ले लिया, फिर बाद में सर लोग अरे यार ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो कर लेना चाहिए था, पछतावा होता है। इसी को कहते हैं डिसीजन बेस्ड डिसोनेंस। उदाहरण के लिए समझिए कि मान लीजिए आप 50,000 रुपये का कोई मोबाइल खरीद लिया आपने, ठीक है, फिर देखा कि उसी जैसा फीचर्स वाला दूसरा फ़ोन 40,000 में था, तो अब आप अपने निर्णयों पर पछताते हैं। यही है डिसीजन डिसोनेंस, ठीक है। निर्णय में असंगति से निर्णय से जुड़ा द्वंद्व होने लगता है, ठीक है। और अब हमने ये चीज़ों की क्यों पढ़ी, छोटे छोटे एग्जांपल लेके क्यों पढ़ा हमने इसको, कि डिसीजन बेस्ड हो गया डिसोनेंस हो गया, बिलीव का डिसोनेंस हो गया, आपका जो है बिहेवियर का डिसोनेंस हो गया। क्या होता है कभी कभी जब आप एज ए IAS DM जो है आप अपने जब पद पे बैठते हैं, तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जो आपके थॉट मतलब आपके विचार और थॉट में आप जैसा चाहते हो वैसा कर नहीं पाते हैं, ठीक है। आपने कोई मान लीजिए कोई किसी चीज़ की गरीबी उन्मूलन करना है, आपने डिसीजन लिया कि इस तरीके से करेंगे, बाद में उससे भी बेहतर कोई कुछ हो सकता था, ठीक है, लेकिन जो आपने किया उसके परिणाम जो है उतने बेहतर नहीं है जितना आपने सोचा, लेकिन बाद में पछताने लगे यार कि ये तरीका अपनाया होता तो शायद ज़्यादा होता, अच्छा होता, ठीक है। ऐसे ही इसी को कहते हैं कि डिसोनेंस होता है, बिलीफ का, आपके डिसीजंस का डिसोनेंस होता है, और आपके जो है बिहेवियर का डिसोनेंस, इस तरीके का मिलेगा। ये छोटे छोटे एग्जांपल लिए इस तरीके को समझाने के लिए। आप समझना है कि एफर्ट जस्टिफिकेशन डिसोनेंस क्या है, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिस्ट जो है और कुछ और डिसोनेंस को बताते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो 3 मेन है, लेकिन और भी हैं टाइप प्रकार जिन्हें साइकोलॉजी जो है डिफाइन करती है। जैसे जिसको कहते हैं कि एफर्ट
एफर्ट जस्टिफिकेशन डिसोनेंस, स्क्रीन पे देखिए, एफर्ट जस्टिफिकेशन डिसोनेंस यानी प्रयास औचित्य असंगति। क्या होता है ये समझना है। देखिए, जब हम किसी काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, होता है कि हम जब किसी काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका नतीजा उतना अच्छा नहीं निकलता तो हमारे मन में जो है असंतुलन यानी डिसोनेंस पैदा होता है। हमने खूब मेहनत की लेकिन जैसा हम परिणाम चाहते थे वैसा परिणाम आया नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत और हमारा नतीजा जो है मेल नहीं खाते। डिसोनेंस क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो मेहनत है और नतीजा जो है दोनों मेल नहीं खा रहे हैं, तो ये डिसोनेंस ही होगा ना। ठीक है, इस मेंटल टेंशन को कम करने के लिए हम अपने दिमाग में यह सोच लेते हैं कि अगर मैं इतना मेहनत किया तो ये चीज़ ज़रूर वैल्यूएबल होगी। ठीक है, इस मेंटल जो है टेंशन को, हमने जैसा मेहनत किया लेकिन वैसा परिणाम नहीं आया, डिसोनेंस हो गया मन में। अब इस डिसोनेंस को कम करने के लिए हम क्या सोचते हैं कि मैंने मेहनत की है, मैंने हार्डवर्क किया है, तो इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यूएबल होगा, वैल्यू तो मिलेगी इसकी। ठीक है, यानी हम अपने प्रयास को सही ठहराते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, ताकि हमें अंदर से अच्छा लगे। इसे कहते हैं एफर्ट जस्टिफिकेशन डिसोनेंस। मतलब एफर्ट लगा, ठीक है, फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, फिर डिसोनेंस वर्ड। ठीक है, तीनों को मिला के समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, एफर्ट लगाया आपने, परिणाम वैसा नहीं आया तो क्या हुआ? डिसोनेंस हुआ, जैसा परिणाम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। फिर अभी डिसोनेंस को कम करने के लिए क्या किया? उसको जस्टिफाई किया एफर्ट को, कि मैंने मेहनत की है तो क्या हो सकता है, ये तो वैल्यूएबल होगा, मैंने पढ़ाई इतनी करी है, खराब तो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ जस्टिफिकेशन। 3 वर्ड से समझ लेना है, एफर्ट जस्टिफिकेशन डिसोनेंस। ठीक है, तो एफर्ट जब हम पढ़ेंगे कि हमने बहुत ज़्यादा मान लीजिए होता, एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए एफर्ट जस्टिफिकेशन डिसोनेंस को, कि यूपीएससी की तैयारी की है आपने। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है 4 साल तक यूपीएससी की तैयारी करता है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। खूब मेहनत की है, कोई शक नहीं है उस मेहनत में, और उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो अब उसे 2 रास्ते मिलते हैं। ठीक है, 2 रास्ते। माने कि उसकी मेहनत बेकार गई तो बहुत पेनफुल होगा उसके लिए। मान ले कि बहुत मेहनत की लेकिन बेकार चला गया तो पेनफुल होगा उसके लिए। ठीक है, या फिर वो यह सोचे कि मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरी सोच बदली, मैं बेहतर इंसान बन गया, तो वो दूसरा रास्ता चुनता है। तो वो दूसरा रास्ता चुनता है ताकि उसका मन शांत रहे, यानी वो अपनी मेहनत को जस्टिफाई करता। तो क्या होगा ये? एफर्ट जस्टिफिकेशन डिसोनेंस। ठीक है, खूब मेहनत की, सब बता जाएंगे। देखिए, पहले एफर्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद सीधे जस्टिफिकेशन डिसोनेंस पे चले जाएंगे वर्ड पे, फिर डिसोनेंस से सीधे जस्टिफिकेशन पे आ जाएंगे। ऐसे सर्कल बनेगा। एफर्ट समझा, डिसोनेंस पे आए, फिर डिसोनेंस से सीधे जस्टिफिकेशन पे। मतलब खूब मेहनत की, परिणाम वैसा नहीं है तो क्या हुआ? डिसोनेंस हो गया। तो डिसोनेंस को, अब इसके डिसोनेंस को कम करने के लिए क्या किया? उस मेहनत को जस्टिफाई किया। तो एफर्ट जस्टिफिकेशन डिसोनेंस। समझ में आया? दूसरा है इंड्यूस कंप्लायंस डिसोनेंस। मतलब हिंदी में इसको कहेंगे कि प्रेरित अनुपालन असंगति। क्या होता है ये समझते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी सोच यानी बिलीव, सोच यानी थॉट, सोच मतलब बिलीव जो विश्वास करता है, जब कोई व्यक्ति अपनी सोच के खिलाफ जाकर कुछ मजबूर या प्रेरित होता है, अपने खिलाफ जाकर प्रेरित होता है, ठीक है, तो उसके मन में असंगति पैदा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझेंगे। इस असंगति को कम करने के लिए वो अपने मन में उस काम को सही ठहराने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है इंड्यूस्ड कंप्लायंस डिसोनेंस। जब कोई व्यक्ति अपनी सोच के खिलाफ जाकर कुछ मजबूर या प्रेरित होता है तो उसके मन में एक असंगति पैदा होती है। ठीक है, इस असंगति को कम करने के लिए वो अपने मन को सही ठहराने की कोशिश करता है, यानी जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो इसी को कहा जाता है इंड्यूस कंप्लायंस डिसोनेंस। एग्जाम्पल समझेंगे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये एग्जाम्पल है, इस एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। एक्सपेरिमेंट ही एग्जाम्पल है कि फेस्टिंगर और कार्ल स्मिथ 1959 में यानी 1959 में एक्सपेरिमेंट किया था एक। ठीक है,
एक्सपेरिमेंट की जगह क्या थी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1959 में हुआ था। एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, लियोन फेस्टिंगर, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था इसको समझाने के लिए, इंड्यूस कंप्लायंस डिसोनेंस को। ठीक है, क्या किया था? मतलब फेस्टिंगर जो साइकोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर थे, उनकी जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी कि जब कोई इंसान अपने विचारों के खिलाफ कुछ करता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है। वो ऐसा जानना चाहते थे कि जब अपने विचारों के खिलाफ काम करे, मतलब जैसे वो सोचता है, उसका बिलीव है, उसके उलट एकदम काम करे, तो क्या होता है, वो जानना चाहते थे। तो उन्होंने अपने छात्र, एक कार्ल स्मिथ नाम का छात्र था उनका, उनके साथ मिलकर छोटा सा एक्सपेरिमेंट तैयार किया, लियोन फेस्टिंगर। और ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं लिया है मैंने, ऐसा हुआ है, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, वो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। पहले स्टेप में क्या हुआ कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट को बुलाया और कहा हमें तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए एक एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने उन्हें एक मेज पर बैठाया, उन स्टूडेंट्स को, और काम दिया कि एक लकड़ी की छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं, उसे लो और उन्हें एक 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 करके घुमाते रहो। मतलब ऐसे डंडी लेके टेबल पे ऐसे रख के छोटी छोटी डंडियाँ, उसको ऐसे ऐसे बस घुमाते रहो, ऐसे 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 करते रहो, घुमाते रहो। ठीक है, बार बार, कई बार 20 मिनट तक, 20 मिनट तक करते रहो, 20-25 मिनट तक ऐसे बैठ के यही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो स्टूडेंट को लगा यार ये तो दुनिया का सबसे बोरिंग काम है, दुनिया का सबसे बोरिंग काम कि बैठ के हम छोटी छोटी डंडियाँ एक टेबल पे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि अब एक्सपेरिमेंट का असली खेल शुरू होगा। फेस्टिंगर ने कहा कि अब तुम्हें एक काम और करना है, बाहर बैठकर और स्टूडेंट्स हैं, बाहर बैठा एक और स्टूडेंट है, उसे बताना है कि टास्क जो है बहुत मज़ेदार था। मतलब फेस्टिंगर ने ये बोला कि जिन स्टूडेंट्स ने 25-20 मिनट तक ऐसे ऐसे कर लिया था, उनसे बोला कि बाहर और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जाके उनसे जब बाहर निकलना ना, तो जब वो बोले तुम्हें कि कैसा था एक्सपेरिमेंट, तो बोलना कि बहुत मज़ेदार एक्सपेरिमेंट था, मतलब कमाल कर दिया, ऐसा एक्सपेरिमेंट तो दुनिया में कहीं नहीं था। ठीक है, ऐसा बोलना तुम लोग। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है चौंक गए, तो वही स्टूडेंट चौंक गए। ठीक है, कि अरे सर ये तो बोरिंग था। उन्होंने पूछा, बोला सर फेस्टिंगर सर ये तो बहुत ही बोरिंग था, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा कि बाहर जाके बोलो इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बस ऐसा बोल दो, ये स्टडी का हिस्सा है। ठीक है, ये हमारी स्टडी का हिस्सा है, तुम्हें बस जाके ऐसा बोलना है। तो होता क्या है, फिर तीसरा स्टेप आता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को 20 मिनट दिए गए, अब दूसरे स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को $20 दिए गए इसी झूठ के लिए। ठीक है, कि सेम कुछ और एक पहला स्टेप हुआ कि कुछ स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट डंडे घुमाने के लिए बोला, अब उनसे बोला कि बाहर के स्टूडेंट्स को बोल दो, बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर अब नए स्टूडेंट आते हैं, फिर उनको यही काम देते हैं। ठीक है, उनको इस काम के लिए $20 मिले इसको डंडे घुमाने के लिए। ठीक है, तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स को 20 मिनट दिए गए इसी झूठ के लिए, सेम झूठ बोलना था कि जाओ बाहर जाना, बोल देना बहुत मज़ेदार है। ठीक है, और कुछ को $1, जो पहला ग्रुप निकला था उनको $1 मिला था, फिर दूसरा ग्रुप जब आके डंडी घुमाया तो उसको $20 मिले थे। इस काम के लिए डॉलर पैसे दे रहे थे कि $1, एक ग्रुप को $1 मिले इस काम के लिए, फिर दूसरा ग्रुप जब आया उसको $20 इस काम के लिए मिले। ठीक है, तो दोनों ने झूठ बोला, दोनों को बोल रहा था झूठ कि बाहर जाके बोलो कि बहुत इंटरेस्टिंग था बहुत बोरिंग काम। तो हाँ, ये टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था, ऐसा लोगों ने दूसरे ग्रुप ने भी बोला जो $20 वाले थे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखेंगे चौथे स्टेप में कि कुछ दिनों बाद दोनों ग्रुप से पूछा गया, फिर फेस्टिंगर ने उनसे पूछा दोनों ग्रुप से, क्या तुम्हें सच में वो काम बहुत मज़ेदार लगा था, ये बताना, तुम लोग सच सच बताओ। तुम लोग से तो बोला गया था ना कि बाहर जाके बोल देना, अब तुम लोग सच में बताओ, क्या तुम लोग को सच में बहुत सही लगा था, मज़ेदार लगा था, इंटरेस्टिंग लगा था। तो रिजल्ट अब देखिएगा वो चौंकाने वाला है। तो जिन लोगों को $20 मिले थे, जिन लोगों को $20 मिले थे, उन्होंने कहा नहीं वो टास्क तो बहुत बोरिंग था, बहुत ख़राब था, जिनको $20 मिले थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास एक मजबूत रीज़न था झूठ बोलने का, पैसे। इनके पास मजबूत रीज़न है, जिनको $20 मिला है उनके पास तो मजबूत रीज़न है ना झूठ बोलने का, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप बहुत बेकार था, इंटरेस्टिंग नहीं था, बहुत बोरिंग था। ठीक है, पैसे थे, उनके पास मजबूत रीज़न था, $20 का पैसा। लेकिन जिनको सिर्फ $1 मिला था, उन्होंने कहा असल में हाँ वो काम थोड़ा मज़ेदार था। ठीक है, वो काम थोड़ा मज़ेदार था। क्यों?
क्योंकि $1, अब उन्होंने झूठ बोला। यहाँ पे इन जो $1 वाले थे वो भी जानते थे बोरिंग है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने झूठ बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि $1 के लिए झूठ बोलना उनके लिए बेवकूफ़ी लगता था। तो उन्होंने अपने मन को मनाने के लिए, वो काम बोरिंग था लेकिन वो बोल नहीं रहे कि बोरिंग था, झूठ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं थोड़ा मज़ेदार था। ठीक है, तो झूठ बोलना उनके लिए बेवकूफ़ी लगता। $1 मिला था तो $1 के लिए झूठ बोलना उनके लिए बेवकूफ़ी लगता था। तो उन्होंने अपने मन को बनाने के लिए जो है सोच ही बदल दी कि अगर मैंने पैसे के लिए नहीं किया तो शायद वो काम अच्छा ही नहीं था। ठीक है, कि अगर मैंने पैसे के लिए नहीं किया तो वो शायद वो काम अच्छा ही था। ठीक है, ये अपने मन को समझा लिए, अपने आप को जस्टिफाई कर लिया। यही है इंड्यूस कंप्लायंस डिसोनेंस। ठीक है, कुछ को तो $20 मिला, उनके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि हाँ चलिए हमको तो $20 मिल गया है तो हम अपना सच सच बोल सकते हैं। अब उन लोग को $20 मिला, इनको $1 मिला, तो ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, और उनको पता है कि उनको 20 मिला, हमको $1, तो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं भैया थोड़ा तो मज़ेदार था। थोड़ा काम तो मज़ेदार था। ठीक है, तो फेस्टिंगर ने कहा जब इंसान अपनी सोच के खिलाफ कुछ करता है और उसके पास उस काम को सही ठहराने का मजबूत कारण नहीं होता तो वो अपनी सोच ही बदल देता है ताकि मन शांत रहे। ठीक है, इसे ही कहा गया इंड्यूस्ड कंप्लायंट डिसोनेंस, यानी बाहरी दबाव के कारण उत्पन्न असंगति। समझ में आया कि जब स्ट्रॉन्ग रीजन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कभी कभी हम झूठ इसलिए नहीं बोलते कि हमें इनाम मिले, बल्कि इसलिए कि हमारा मन अपने किए हुए को सही ठहराना चाहता है। ठीक है, इसलिए कभी कभी जो है वो झूठ बोलता है। समझ में कि इंड्यूस्ड कंप्लायंट डिसोनेंस क्या है? जब किसी बाहरी दबाव में आकर ऐसा काम करते हैं जो आप अंदर से ठीक नहीं मानते। तो यहाँ पे जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था $1 $20 का डंडी घुमाने का, तो कुछ के तो स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि उनको $20 मिला है तो वो सच बोल दे। जिनको पता है कि उनको 20 मिला, हमको 1 मिला है, तो हम जो है अपने मन, उनको $20 कैसे मिल गया, तो हम जो है $1 मिला तो हमको अपने आप को जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला थोड़ा मज़ेदार है। तो क्या हुआ, बाहरी दबाव है कि बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बहुत, एक सेकेंड। अब हम समझेंगे हिपोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, आपने वर्ड ऐसे सुने होंगे बहुत सारे। हिपोक्रेसी जैसे शब्द सुने ही होंगे कि वो हिपोक्रेट नहीं है। तो हमें हिपोक्रेसी समझनी है कि हिपोक्रेसी क्या होती है। समझिए, इसका मतलब, हिपोक्रेसी का मतलब होता है दोगलापन, दोहरे मापदंड या पाखंड, ऐसे वर्ड मिलते हैं। ठीक है, तो हिपोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान दूसरे को नैतिकता, ईमानदारी या अच्छाई का उपदेश देता है। ठीक है, ऐसा उपदेश देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन खुद उन बातों पर अमल नहीं करता, तो ये है हिपोक्रेसी कहलाती है। ये हिपोक्रेसी कहलाती है। मतलब खुद तो दूसरों को बहुत बड़ा बड़ा प्रचंड ज्ञान देना, लेकिन उसको खुद अपने पे अप्लाई ना करना, खुद ना वैसा व्यवहार करना, ये हिपोक्रेट टाइप के होते हैं। ठीक है, हिपोक्रेसी होती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक नेता जो जनता से कहे मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, खुद रिश्वत, और जो है खुद ही रिश्वत ले, खुद बोले सब जनता के सामने, तो क्या होगा, वो हिपोक्रेसी होगी। खुद चिल्ला रहा है कि जो है हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन खुद ही अंडर द टेबल खूब पैसा ले रहा है, तो ये हिपोक्रेसी है। ठीक है, यानी पॉलिटिक्स में हिपोक्रेसी है। तो हिपोक्रेसी भी बहुत सारी होती है, जैसे हिपोक्रेसी इन पॉलिटिक्स, हिपोक्रेसी इन सोसाइटी। अब सोसाइटी में कैसे हिपोक्रेसी होती है, मान लीजिए कोई आदमी बोले कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपने घर में अपनी पत्नी या अपने बहन के साथ बुरा व्यवहार करे,
सम्मान करना चाहिए महिलाओं का ऐसा बोले, लेकिन अपनी पत्नी और जो है अपनी बहन के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, तो ये क्या होती है? हिपोक्रेसी होती है सोसाइटी में। ऐसे बहुत सारे हिपोक्रेसी आपको मिलेंगी सोसाइटी में नहीं, आपको अपने डिपार्टमेंट में भी ऐसा हिपोक्रेसी मिलेगी, हिपोक्रेट टाइप के लोग मिलेंगे। तो अब हमें ये पढ़ना है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस जो मानसिक टकराव होता है उससे निपटने के लिए, या ये कहे कि उससे उसका सल्यूशन के लिए, उसके समाधान के लिए हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, खासकर दो तरीके हम अपनाते हैं, जैसे अपना एटीट्यूड बदलना और बिहेवियर बदलना। ठीक है, इसको समझना है। एटीट्यूड बदलना या कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए इंसान मुख्य दो तरीके अपनाता है। तो पहला तरीका है एटीट्यूड बदलना। क्या है ये? इसका मतलब ये कि जब हम अपने व्यवहार यानी बिहेवियर को बदल नहीं पाते हैं, जब हम अपने बिहेवियर को नहीं बदल पाते तो हम अपने सोच या विश्वास को ही बदल लेते हैं, ताकि हमारा दिमाग में जो बेचैनी है, खलबली है, वो ख़त्म हो जाए। अब सवाल है कि कैसे। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगता है कि पानी बचाना ज़रूरी है। ठीक है, पानी बचाना ज़रूरी है, वाटर कंजर्वेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन वो रोज़ कार धोने के लिए पाइप से बहुत पानी बहाता है, कार धोने के लिए, कार वॉश करने के लिए काफ़ी पानी बाहर गिरा देता है। ठीक है, अब अगर वो अपनी सोच बदल ले, अगर वो अपनी सोच बदल ले कि अरे थोड़े से पानी से क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसे अंदर से बेचैनी नहीं होती, यानी एटीट्यूड में बदलाव करके उसने डिसोनेंस से छुटकारा पाया। आप देखे होंगे ना, बहुत लोग बोलते हो कि पानी बचाना चाहिए, लेकिन कार वॉश करते वक्त उन्हें बहुत पानी गिरा देते हैं। तो अब ये क्या होगा? अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, या फिर अपने आप के अंदर जो द्वंद्व है, ये पानी बचाना और पानी बहुत ज़्यादा कार वॉश में खर्च करना, डिसोनेंस हो रहा है उनके अंदर। तो क्या होगा? वो अपने जो है व्यवहार को, अपने जो है सोच को बदल लेगा, अपनी सोच बदलेगा कि अरे यार थोड़े से पानी से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इससे क्या होगा? वो मानसिक असंगति चल रही है उसके दिमाग में, जो लड़ रहा है आपस में, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है बिहेवियर बदलना। ठीक है, होता क्या है, जब हम अपने सोच को सही मानते हैं तो हम अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं, ताकि वो सोच के साथ मेल खाए। मतलब सोचते और हैं, कुछ करते कुछ और है, तो असंगति तो होगी। एग्जाम्पल के लिए, कोई पिता मानता है कि लड़की और लड़का बराबर होते हैं। ठीक है, एक फादर साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, ये बोल रहे हैं। लेकिन बेटी को जो है बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। बेटी को बाहर पढ़ने नहीं भेजता था। एक पिता है जो अपने बेटे को भेजता था, बेटी को पढ़ने के लिए नहीं भेजता था। तो अब उसे डिसोनेंस महसूस हुआ, अब उसे असंगति महसूस हो रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं बोल कुछ रहा हूँ, हो कुछ और रहा है। ठीक है, तो वो अपना व्यवहार बदलता है और बेटी को कॉलेज भेज देता है। तो क्या वो अपने बिहेवियर में चेंज लाया? तो अब उसका व्यवहार उसकी सोच से मेल खा रहा है, तो क्या होगा? डिसोनेंस खत्म हो जाएगा। समझ में आया? यही होता है एटीट्यूड से अपने डिसोनेंस को ख़त्म करना और अपने बिहेवियर को चेंज करके एटीट्यूड ख़त्म कर देना। ठीक है, कुछ और भी तरीके हैं जिससे आप कॉग्निटिव डिसोनेंस से छुटकारा पा सकते हैं। उसमें ये है, महत्वपूर्ण तरीका है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, यानी नए तर्क या जानकारी इकट्ठा करना। क्या है ये, समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि जब किसी को अपने विचार और व्यवहार में टकराव महसूस होता है, विचार और व्यवहार में टकराव महसूस होता है, यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है, तो वो अपने निर्णय या व्यवहार को सही ठहराने के लिए नई जानकारी ढूंढता है, ताकि वो मानसिक बेचैनी कम हो जाए। नई जानकारी ढूंढता है। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। कोई जंक फूड खाता है, कोई व्यक्ति है जो जंक फूड खाता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, बाहर गया चाउमीन उठा दिया, बहुत सारी तेल मसाले वाली चीज़ें खा रहा है, खूब खा रहा है, जंक फूड खाता है, जबकि वो जानता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे हेल्थ वाइज हमारे लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। अब डिसोनेंस महसूस होने लगेगा उसको। ठीक है, तो वो गूगल पे सर्च कर रहा है कि क्या मॉडरेट अमाउंट में जंक फूड नुकसान कर नहीं करता।
ऐसा नेट पे सर्च करा क्या मॉडरेट अमाउंट में अगर हम जंक फूड खाएं तो क्या वो नुकसान करेगा नहीं करेगा ऐसा। तो उसको कोई आर्टिकल मिल जाता है, पढ़ लेता है, उसको कोई आर्टिकल मिल गया तो पढ़ पढ़ जाएगा, लिखा है कि हफ्ते में 1-2 बार खाने से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो अब उसके दिमाग को आराम मिलता है। उसने किया क्या, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर किया, ठीक है, इकट्ठा कर कर उसे उसने डिसोनेंस को घटा दिया। ठीक है, समझ में आया कैसे अपने जो उसके अंदर मानसिक द्वंद्व चल रहा था उसको कम किया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। इस समझ में, कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम करने का समाधान यही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। एक और तरीका है कॉग्निटिव डिसोनेंस कम करने का, एक और तरीका है, एक तरीका और है ट्राइवाइलेशन, ट्राइवियलाइजेशन, मामूली बना देना, तुच्छ मान लेना, इसे कहते हैं ट्राइवाइलिएशन। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को ज़रूरी मानने के बजाय छोटा या मामूली मान लेते हैं, यानी ट्राइवाइबल मान लेते हैं, तो उसे हम अपने अंदर को हम अपने अंदर की बेचैनी को, कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम कर लेते हैं। मतलब हाँ मैंने किया है लेकिन इसमें इतना बड़ा क्या हो गया, ऐसा आप सुनने में बहुत लोगों से मुँह सुनते हो कि अरे यार इतना क्या बड़ा हो गया, यही तो बस किया मैंने, छोटी सी बात को लेकर इतना का बतंगड़ बना रहा, ऐसा ऐसा बोलने वाले सुनते होंगे। तो ये कैसे काम करता है, जब कोई ऐसा काम कर दे जो आपकी हमारी सोच से मेल नहीं खाता, जब हम जो है ऐसा कोई काम कर दे जो हमारी सोच से मेल नहीं खाता, तो हम उस टकराव को कम करने के लिए मान लेते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसे ही कहते हैं ट्राइवाइबल। एग्जाम्पल के लिए टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी करना। हम मान लीजिए ये होता कि एक व्यक्ति सोचता है कि देश की तरक्की के लिए टैक्स देना ज़रूरी है, ये सोचता है वो, लेकिन फिर वो कुछ कमाई छुपा कर टैक्स नहीं देता है, कुछ टैक्स नहीं देता है, तो उसको बेचैनी होती है। लेकिन फिर वो कहता है कि मैंने कौन सा करोड़ों की चोरी की है, सब करते हैं, मैंने बस थोड़ा सा ही किया है। तो उसने टैक्स चोरी को मामूली मान लिया, तो इससे उसका डिसोनेंस कम हो गया। समझ में, यही था ट्राइवाइलेशन, ट्राइवाइबलिएशन। ठीक है, एक नोट करने वाली बात यह है कि जब सच्चाई चुभती है तो इंसान उसे छोटा साबित करने में लग जाता है ताकि अंदर की बेचैनी मिट सके। यही है ट्राइवाइबलिएशन। ठीक है, ट्राइवाइबलिएशन समझ में आ गया। तो उस चुभन को कम करने के लिए वो बड़ी चीज़ को वो छोटा मान लेते हैं कि छोटी सी चीज़ तो है, सब करते हैं, हमने थोड़ा कर लिया तो क्या होगा, थोड़ी सी तो क्या, इससे इतने से क्या होगा। अब आपको ट्राइवाइबलिएशन पढ़ाने का मतलब क्या था, होता होगा आप देखते होंगे डिपार्टमेंट पे कुछ छोटा घूस लेते होंगे, कोई 500 का घूस लेता होगा, 100 का घूस लेता होगा, कुछ लोग 100 करोड़ का घूस लेते हैं, 10 करोड़ का घूस लेते हैं। तो वो कहेगा कि देखो वो उतना ले रहे हैं, हम तो बस थोड़ा सा ही ले रहे हैं, लेकिन ले तो रहे हैं। अब यही कहिए कि कमाने वाले जो है भारत देश में कुछ लोग 100 दिन दिहाड़ी कमाते हैं, 500, कुछ लोग 500 करोड़ कमाते हैं, 50 करोड़ कमाते हैं। तो अपने अपने हिसाब से लोग हैसियत के हिसाब से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन आप जो 500 कमा रहा है अब उससे आप छीन रहे हैं 200-300 रुपये, तो उसके ऊपर उसका आर्थिक स्थिति तो आप कमज़ोर कर दिए ना। तो इसीलिए ट्राइवाइबलिएशन आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि किसी चीज़ को मामूली बना के आप कॉग्निटिव डिसोनेंस से तो बच जाएंगे, लेकिन उस आपका जो है आपका हरकतें जो है एक देशद्रोहियों वाली है। ठीक है, आप मान लीजिए देश के अंदर बैठ के वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। अगर मान लीजिए आप बॉर्डर पे खड़े हैं, बॉर्डर पे आपने रिश्वत ले ली किसी दुश्मन से, तो आप तो देशद्रोही कहलाएंगे। किसी दुश्मन को भारत देश में अंदर इंटर कराने के लिए आपने कुछ अमाउंट ले लिया, तो उस वक्त तो आप वहाँ पे तो देशद्रोही कहलाएंगे। अगर वहाँ लेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे, देश के अंदर लेंगे तो देशद्रोही नहीं कहलाएंगे। तो देशद्रोह तो आप कर रहे हैं घर के अंदर भी, किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो कुछ किए ही नहीं, हम तो इतना ही लिए हैं,
या पुलिस वाले जो पैसा अपने जेब में डालते हैं तो वो दूसरे का छीन के, कोई दिहाड़ी मजदूर है उसका पैसा लेके, तो वो कहे कि अपने आप को जस्टिफाई करे, तो कि मैंने तो बस छोड़ा मोड़ लिया, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कौन सा देशद्रोह किया। आपने किया है, आपने देशद्रोह ही किया है। सिटीजन का चार्ज है, सिटीजन का जो चार्ज है देशद्रोह का, आपको ऊपर लग जाना चाहिए। आप घर के अंदर पैसा ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने को जस्टिफाई कर लेंगे। अब आप बॉर्डर पर खड़े हो होकर पैसा ले ले तो देशद्रोह महसूस होगा, अगर घर के देश के अंदर कहीं किसी आदमी से ले लें तो देशद्रोह महसूस नहीं होगा। देशद्रोही होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। PDF लिंक सब कुछ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।